हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, या फिर जिसको हम लोग वेव मॉडल भी बुलाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जेईई एडवांस्ड में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप अपनी जेईई की जर्नी आकाश के साथ में शुरू करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट सेंटर पे विजिट कीजिए, और आपके नियरेस्ट सेंटर की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई हैं। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं ये टॉपिक। पहले समझते हैं कि इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हम लोगों को यह पता चला कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूं एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बोर्स मॉडल में तो हमने ऐसा ही किया था। बोर्स मॉडल में हमने रेडियस भी फाइंड आउट करी थी और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करी थी। इसका मतलब यह है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद में जो बोर्स मॉडल है वो फेल हो जाएगा। तो हमें किसी एक और मॉडल की जरूरत पड़ी, और वो मॉडल है वेव मॉडल, जो इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह ट्रीट करता है। और यहां पर उस वेव कैरेक्टर से क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग बच्चों देखेंगे ये क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस्ड 2017 में आया था। ये मैथ द लिस्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 3 क्वेश्चन एक्चुअली आए हुए थे। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। शुरुआत करते हैं बच्चों श्रोडिंगर इक्वेशन से। श्रोडिंगर इक्वेशन को बहुत डिटेल में जानना आपके सिलेबस के बाहर हो जाएगा। हम लोग सिर्फ उतना समझेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाए। तो इस लेक्चर में मैं थ्योरी थोड़ा कम करवाऊंगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो काफी ज्यादा करवाऊंगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करता है, और वो इक्वेशन जो है दैट इज डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, विच इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m बाई एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। अभी यहां पर E जो है वो टोटल एनर्जी है, U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अभी अगर H बार की बात करेंगे तो ये H बाई 2 पाई के इक्वल रहता है। तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 8m पाई स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन रहेगा। इस इक्वेशन का आउटपुट ये होगा बच्चों कि हमको 3 क्वांटम नंबर्स मिलेंगे। पहला क्वांटम नंबर है n, दूसरा क्वांटम नंबर है l, और तीसरा क्वांटम नंबर है m। ये 3 क्वांटम नंबर हम लोग इस श्रोडिंगर इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा इस श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोगों को मल्टीपल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1s के लिए एक वेव फंक्शन आएगा जो कि अलग होगा, 2s के लिए एक अलग वेव फंक्शन होगा, 2p के लिए कुछ अलग वेव फंक्शन होगा, 2p में भी 2px, 2py और 2pz तीनों के लिए अलग अलग वेव फंक्शंस आएंगे, और वो वेव फंक्शंस इसी इक्वेशन से निकलते हैं। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिखते हैं, और वो पोलर कोऑर्डिनेट्स ही एक्चुअली सोल्व करी गई थी इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन को पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं तो वो कुछ ऐसी इक्वेशन रहती है, 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल साई बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल साई बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस यू साई इज इक्वल टू 0। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमें यह समझने की जरूरत है कि इस इक्वेशन से हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, दैट इज n, l और m। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पिन क्वांटम नंबर इस इक्वेशन से नहीं आता है। ठीक है, अब ये जो थीटा है और ये जो फाई है, ये जो r है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है पहले वो समझते हैं। आर थीटा और फाई जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे एक्स वाई जेड होते हैं वैसे ही आर थीटा फाई पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो जो
टोटल डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो r है, तो z की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी r cos थीटा, जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी r sin थीटा cos फाई, और y की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी r sin थीटा sin फाई। जब हम लोग x y z की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मिलती है। अभी ये सब चीजें हो सकता है आपके ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन अब जो काम की बातें हैं जिससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो साई है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए हम लोग साई स्क्वायर की वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि साई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो साई स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा होगा। साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी कम होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर रीजन उतना ही कम होगा। और अगर कभी साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है कि उस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 होगा, और ऐसे रीजन को हम लोग नोड बुलाते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन में नोड के लिए कंडीशन पूछा है तो नोड के लिए सबसे पहला कंडीशन होगा साई इज इक्वल टू 0। अब ये जो साई इज इक्वल टू 0 है ये दो तरीके से हो सकता है बच्चों, या तो रेडियल पार्ट 0 हो जाए या फिर एंगुलर पार्ट 0 हो जाए। तो अगर रेडियल पार्ट 0 है तो हम लोग उनको बोलेंगे रेडियल नोड्स, और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो हैं वो n माइनस l माइनस 1 के इक्वल रहता है। और अगर मैं बोलता हूं एंगुलर नोड्स तो वो बच्चों l के इक्वल होता है। मतलब किसी भी ऑर्बिटल में अगर हमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फाइंड आउट करने हैं या नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1s की बात करता हूं तो बच्चों 1s के लिए n की वैल्यू 1 होगी और l की वैल्यू 0 होगी। अब अगर मुझे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फाइंड आउट करने हैं तो n माइनस l माइनस 1 करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0, यानी कि 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करने पड़े तो वो l होगा, वो भी 0 है, मतलब इसमें कोई एंगुलर नोड भी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि s ऑर्बिटल्स में कोई एंगुलर नोड नहीं होता, क्योंकि s ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 0 होती है। मैं यहां पर l की वैल्यू लिख देता हूं। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। अगर हम लोग बात करते हैं 3p सबसेल की, तो 3p में क्या होगा बच्चों, n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू 1 होगी। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा n माइनस l माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करना है तो वो l होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा बच्चों। अगर मैं 4d की बात करता हूं तो n की वैल्यू 4 होगी और l की वैल्यू 2 होगी। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फाइंड आउट करने हैं तो n माइनस l माइनस 1, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 1, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करने हैं तो वो l होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद में बच्चों हमें यह पहचानना आना चाहिए कि अगर मेरे पास में कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, और वो जो वेव फंक्शन है वो कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर हमें कोई वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो मुझे उस वेव फंक्शन को देख के पहचान में आना चाहिए कि ये कौन सी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, और उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। सो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो L है वो मिनिमम पावर ऑफ R को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो हमारा वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होगा
उस एक्सप्रेशन में मैं आर की पावर को मिनिमम देखूंगा, आर की मिनिमम पावर क्या है, और वो आर की जो मिनिमम पावर होगी वही मेरा एल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कभी मेरे को दे दिया ए आर स्क्वायर प्लस बी आर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, और ए आर स्क्वायर प्लस बी आर लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें आर की यहां पर पावर 2 है, यहां पर आर की पावर 1 है, मतलब आर की जो मिनिमम पावर है वो 1 के इक्वल है, यानी कि एल की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब ये पी सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कभी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिल गया ए आर क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर प्लस सी आर प्लस डी, और समथिंग आगे भी मल्टीप्लाइड है पीछे भी मल्टीप्लाइड है। अब इस एक्सप्रेशन में आर की पावर 3 भी है, आर की पावर 2 भी है, आर की पावर 1 भी है। आप बोलेंगे कि मिनिमम पावर तो आर की 1 है। नहीं बच्चों, अगर ये डी लिखा हुआ है तो डी इज नथिंग बट डी इंटू 1, एंड ये है आर की पावर 0। इसका मतलब कि मिनिमम पावर जो है वो 0 है। इसका मतलब एल की वैल्यू यहां पर 0 होगी, यानी कि ये एस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। इससे दूसरा पॉइंट निकल के आता है बच्चों कि अगर मैं आर की वैल्यू 0 रखता हूं और उससे साई की वैल्यू 0 ही आती है तो क्या होगा, और अगर आर की वैल्यू 0 रखता हूं और साई की वैल्यू 0 नहीं आती है तो क्या होगा। बच्चों अगर आर की वैल्यू 0 रखने पे साई की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो है एस सबसेल। एस सबसेल में ही ऐसा होता है, आर इज इक्वल टू 0 रखने पे साई की वैल्यू 0 नहीं आती है। अगर आर की वैल्यू 0 रखने पे साई की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब वो एस सबसेल नहीं होगा, और अगर एस नहीं है तो पीडीएफ में से कुछ भी हो सकता है। अब पी है या डी है या एफ है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बच्चों डी साई बाई डी आर देखना है मुझे। अगर वो 0 आ जाता है मतलब डी और एफ में से कुछ होगा, लेकिन डी साई बाई डी आर अगर वो 0 नहीं आया मतलब पी सबसेल होगा। स्लोप की बात कर रहा हूं मैं। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा ग्राफ है और ऐसा ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ में बच्चों क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो यहां पर इस कर्व पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और इस कर्व पे जो स्लोप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये जो है वो P का कर्व होगा, ये जो है वो D या F में से किसी का कर्व हो सकता है। ठीक है, ये बातें हो गई, दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद में बच्चों जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि साई इज प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस जेड आर बाई एन ए नोट। मतलब कि साई के एक्सप्रेशंस में हमें ई की पावर कुछ दिखाई देगा, और वो ई की पावर जो है वो हमेशा ई रेज टू पावर माइनस जेड आर बाई एन ए नोट के फॉर्म में रहेगा। तो अगर जैसे मुझे बोला कि फॉर एच एटम साई इज प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस आर बाई 3a नोट, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। बच्चों अगर H एटम है तो Z की वैल्यू तो 1 हो गई। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो यहां से पता चलेगा कि N की वैल्यू यहां पर 3 आएगी। अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं कि फॉर H एटम, क्योंकि Z की वैल्यू 1 हो गई, साई इज प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस आर बाई 2a नोट, इसका मतलब बच्चों N की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, अब उसके बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि एस सब सेल्स में जो साई है दैट इज फंक्शन ऑफ आर ओनली। सिर्फ और सिर्फ वो आर पे ही डिपेंड करेगा, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्फेरिकल शेप के होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस होंगे। लेकिन अगर हम लोग P की बात करेंगे, D की बात करेंगे, F की बात करेंगे, तो उसमें जो साई है वो R ऑफ R इंटू साई ऑफ थीटा एंड फाई रहेगा। मतलब R पे भी डिपेंड करेगा, थीटा और फाई पे भी डिपेंड करेगा। अब ये सिर्फ इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब आपको जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि इस पे कैसे क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं। तो मैं आपको जैसे ये एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं, मान लीजिए कि मुझे साई का ये एक्सप्रेशन दिखाई दिया और मुझे बताना है कि ये कौन से
ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो सकता है। इसमें n की वैल्यू क्या होगी, इसमें l की वैल्यू क्या होगी, वो सब बातें मुझे बतानी है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे 1/√π a0 पावर 3/2 e रेज टू पावर माइनस r/a0। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शंस की बात कर रहा हूं, मतलब z की वैल्यू 1 ही होगी। बच्चों आप मुझे बताइए e रेज टू पावर माइनस r/a0 है और मैंने बताया था e रेज टू पावर माइनस zr/na0। अब z की वैल्यू 1 ले लेंगे तो e रेज टू पावर माइनस r/na0। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो यहां से दिख रहा है कि n की वैल्यू 1 होगी। उसके अलावा बच्चों एक और खास बात है, इसमें r की वैल्यू 0 पुट करके देखिए। अगर r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग दैट विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, 0 नहीं आएगा। अगर r की वैल्यू 0 रखने पे साई की वैल्यू 0 नहीं आती है, मतलब वो s सबसेल होगा। तो ये s सबसेल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब l की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये 1s सबसेल होगा बच्चों। और s सबसेल पता करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। यहां पर r की मिनिमम पावर देखिए आप, r का एक्सप्रेशन एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, e की पावर में दिखाई दे रहा है, हमें उसको नहीं देखना है। वैसे यहां पर अगर मैं 1 देखूंगा सो 1 इज नथिंग बट r रेज टू पावर 0, ये r रेज टू पावर 0 है मिनिमम इसमें, तो l की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0 होगी। अगला वेव फंक्शन देखते हैं, ये वाला देखते हैं। बच्चों सबसे पहली बात यह है कि अगर मुझे कंप्लीट वेव फंक्शन दे दिया, कंप्लीट वेव फंक्शन, और उसमें थीटा और फाई का कोई टर्म ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वो एस सबसेल होगा। कंप्लीट वेव फंक्शन दिया हुआ है और थीटा और फाई का कोई टर्म ही नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो एस सबसेल होगा। तो ये तो पता चल गया कि ये एस सबसेल होगा। अब एस में भी 1s होगा, 2s होगा, 3s होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो बच्चों यहां पर e की पावर को देख लो, e रेज टू पावर माइनस zr/na0 रहता है, z की वैल्यू 1 है तो e रेज टू पावर माइनस r/na0। इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से पता चल रहा है कि n की वैल्यू 2 होगी, यानी कि ये 2s सबसेल होगा। दूसरा तरीका भी है बच्चों एक, अगर आप इस e रेज टू पावर वाले कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा भी तरीका है। आप एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को भी भूल जाओ, इस एक्सप्रेशन को भी भूल जाओ, बाकी आप देखो कि साई की वैल्यू 0 कितनी जगह पर हो सकती है। यहां पर हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब r की एक ही वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो साई इज इक्वल टू 0 फॉर ओनली 1 वैल्यू ऑफ r। इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियल नोड है। अब n माइनस l माइनस 1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्योंकि s सबसेल है तो l की वैल्यू तो 0 होगी, तो n माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई, यानी कि ये 2s सबसेल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहला तो इसमें पॉइंट ये है कि हमारे पास में इस एक्सप्रेशन में कोस थीटा का टर्म दिखाई दे रहा है, मतलब ये s सबसेल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके अलावा r की जो मिनिमम पावर है वो 1 दिखाई दे रही है बच्चों। r की मिनिमम पावर क्या दिखाई दे रही है? 1। सो r की मिनिमम पावर अगर 1 है मतलब l की वैल्यू तो 1 हो गई। उसके अलावा अगर e रेज टू पावर को देखते हैं तो e रेज टू पावर माइनस zr/na0 से कंपेयर करेंगे, z की वैल्यू 1 है तो e रेज टू पावर माइनस r/na0 से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि बच्चों ये 2p सबसेल हो। ठीक है, आगे इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। बस मुझे वेव फंक्शन देख के पता करना आना चाहिए कि ये कौन सा सबसेल है। इसमें बच्चों आप r की मिनिमम पावर देख पा रहे हैं क्या? अगर आप r की मिनिमम पावर देखेंगे तो r की वैल्यू r स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ रहा है, r का एक्सप्रेशन आ रहा है 27 है। सो 27 इज नथिंग बट 27 r रेज टू पावर 0। सो यहां पर r की मिनिमम पावर क्या होगी बच्चों? 0 होगी, तो l की वैल्यू तो 0 आ गई। और n की वैल्यू बच्चों 3 दिख रही है तो ये 3s सबसेल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर ये भी देख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0 रखने पे साई की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो भी ये s सबसेल ही होगा। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं बच्चों। यहां पर आप r की मिनिमम पावर को अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो वो 0 तो नहीं है डेफिनेटली।
और वैसे भी थीटा का एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब ये एस सबसेल तो नहीं हो सकता। अच्छा, e रेज टू आवर माइनस आर बाई 3a0 है, तो n की वैल्यू तो 3 हो गई, ये तो दिख गया। अब इसको देखते हैं बच्चों, 6 माइनस आर बाई a0 इंटू आर बाई a0। अब इसको सोल्व करोगे तो 6 आर बाई a0 माइनस आर स्क्वायर बाई a0 स्क्वायर। अब बच्चों बताइए मिनिमम पावर क्या दिखाई दे रही है इस एक्सप्रेशन में? आर की मिनिमम पावर 1 दिखाई दे रही है, मतलब एल की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये 3p सबसेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ 1s 2s 3s 4s। ये 4s है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले तो ये देखना है कि सारे के सारे ऑप्शंस में s सबसेल ही दिया हुआ है, और वैसे भी s सबसेल होना चाहिए। r इज इक्वल टू 0 पे बच्चों देखो ये नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये s सबसेल ही है। अब देखिए यहां पर एक्चुअली ये जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट पे जाके तो टच करेगा ही करेगा, तो हमें इनफाइनाइट वाले को काउंट नहीं करना है, हमें इनफाइनाइट के अलावा देखना है कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, कितनी बार ये जीरो हो रहा है। तो देखोगे एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, 2 बार जीरो हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। मतलब n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 2, l की वैल्यू तो 0 है, तो n की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी हो गई? 3 हो गई। तो मतलब ये 3s सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं देखना है, वैसे भी ये 2s दिया हुआ है, हमको बताना है कि रेडियल नोड कितने डिस्टेंस पे होगा। रेडियल नोड को जीरो करने के लिए देखो ये एक्सप्रेशन तो जीरो नहीं हो सकता है, ये वाला एक्सप्रेशन इनफाइनाइट पे जीरो होगा, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। इसको जीरो करना है तो 2 माइनस आर बाई ए नोट इज इक्वल टू 0, यहां से आर की वैल्यू 2a0 हो गई, मतलब 2a0 पे रेडियल नोड मिलेगा। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 2 आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है? मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि यहां पर ये सिग्मा की वैल्यू दी हुई है आर के टर्म्स में, हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है। सिग्मा माइनस 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर सिग्मा की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर 2 और 6 हो सकती है। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो 2 और 6 आ जाएगा। तो जब मुझे आर की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो सिग्मा मिनिमम होना चाहिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 2z बाई ए नोट इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू ए नोट बाई 2z हो जाएगी। और मैक्सिमम के लिए सिग्मा की वैल्यू 6 रख दो, 2z बाई ए नोट, तो आर की वैल्यू 3a नोट बाई z हो जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम देखेंगे तो a नोट बाई 2z और 3a नोट बाई z, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोल रहा है मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो इस इक्वेशन को जीरो कर दो, सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्चुअली क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस रूट 12 को हम लोग 2 रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई बच्चों 3 प्लस माइनस रूट 3। तो सिग्मा की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 3 आई है, तो एक तो हो जाएगी 3 प्लस रूट 3, एक हो जाएगी 3 माइनस रूट 3। तो मैक्सिमम के लिए तो मुझे बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो बड़ी के लिए 3 प्लस रूट 3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2zr बाई 3a नोट। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 प्लस रूट 3 इंटू 3a नोट बाई 2z, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3a नोट बाई 2z, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 3 आ जाएगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैच करना है हमें। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है रेडियल नोड्स। अगर 3s में रेडियल नोड्स देखूंगा तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। 3p में देखेंगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1, 3d में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 0, 2p में भी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 0। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 2 किस में दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन Q में, क्योंकि Q में ही साई का जो ग्राफ है वो 2 बार कट कर रहा है।
इनफाइनाइट पे तो कट करेगा ही करेगा, तो लास्ट वाले को नहीं देखना है, तो यहां पर ए जो है वो क्यू के साथ मैच करेगा। रेडियल नोड 1 चाहिए, एक बार ही कट कर रहा है तो आर में कट कर रहा है। अब इन दोनों में बच्चों 0 रेडियल नोड्स होने चाहिए, तो P में भी 0 रेडियल नोड है और S में भी 0 रेडियल नोड है। तो 3D और 2P में से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्लोप की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है मतलब DF में से होगा, और स्लोप की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, पॉजिटिव स्लोप के साथ में स्टार्ट हो रही है। इसमें देखिए पॉजिटिव स्लोप के साथ में स्टार्ट हो रही है, तो ये P वाला होगा, मतलब ये 2P होगा। सो D विल मैच विद P एंड C विल मैच विद S। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, जेईई एडवांस्ड 2017 के इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, यहां पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहां पर उनके बारे में और इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी समझदारी बरतनी है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फॉर हीलियम प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज, मतलब यहां पर 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, उनमें से 3 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट वाला पहचानना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले ऑप्शन ए को। अब इसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 1 1 R, पहला 1 है 1s, ठीक है, ये 1 के साथ में मैच किया है, तो ये क्या बोल रहा है, साई इज प्रोपोर्शनल टू Z बाई A नोट पावर 3/2 e रेज़ टू पावर माइनस ZR बाई A नोट। बिल्कुल सही बात है, e रेज़ टू पावर माइनस ZR बाई N A नोट होता है, N की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यही आएगा। बिल्कुल सही बात है, 1 जो है वो 1 के साथ में तो मैच कर रहा है। फिर R के साथ में, कैपिटल R के साथ में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है बच्चों, R इज इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू 0 नहीं होती है और किसी पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होती है, तो पहला तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। सेकंड बी देखते हैं, 2 2 Q, तो 2 क्या है, 2s ऑर्बिटल, 2 क्या है, 1 रेडियल नोड, 2s में देखोगे तो 1 रेडियल नोड, ये सही बात है। Q प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A नोट क्यूब, ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों। 2s में देखो ना, Z बाई A नोट की पावर 3/2 आ रहा है, जब साइज स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई A नोट क्यूब भी आएगा, तो ये भी सही है। अगर एक बार के लिए आपको ये कंफ्यूजन भी हो रहा है, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो हमें एकदम साफ साफ दिख जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। 1 1s देखते हैं, ऑप्शन सी 1 1s, 1s ऑर्बिटल है, ये तो 1 के साथ मैच कर ही रहा है। S क्या बोल रहा है, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 4 स्टेट इज 27/32 टाइम्स द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 6 स्टेट। n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/16, और n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 6 में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी दैट विल बी 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/36। अब इनका रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू बच्चों 27/32 ही आएगी, बिल्कुल सही बात है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये देखते हैं 1 3 R, 1 1s ऑर्बिटल, 3 क्या बोल रहे हैं, देखो बच्चों ये देखो ध्यान से, ये 3 वाले में हमें कोस थीटा का टर्म दिखाई दे रहा है, 1s वाले में, 2s वाले में, 3s वाले में कभी भी थीटा और फाई का टर्म तो आ ही नहीं सकता है। सो दिस इज क्लियरली इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर होगा। सो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। अब इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन को। फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अब ऑप्शन वाइज चेक करते हैं, 1 2s, 1s ऑर्बिटल, 2 क्या है, 1 रेडियल नोड, बिल्कुल गलत बात है ये तो, अरे 1s रेडियल, 1s में तो एक भी रेडियल नोड नहीं होगा, तो ये तो गलत है। 4 4, 4 क्या है, 3dz², 4 क्या है, xy प्लेन इज ए नोडल प्लेन, बिल्कुल गलत बात है बच्चों। 3dz² में एक्चुअली नोडल सरफेस होता है, नोडल प्लेन नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 3p, 2pz ऑर्बिटल, साइज प्रोपोर्शनल टू z बाई A नोट पावर 5/2 R e रेज़ टू पावर माइनस ZR बाई 2 A नोट कोस थीटा। देखो कोस थीटा का टर्म आना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। e रेज़ टू पावर माइनस ZR बाई N A नोट रहता है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो 2 A नोट आ गया, ये भी सही बात है। R की मिनिमम पावर भी 1 है, मतलब ये सही लग रहा है। और P क्या है बच्चों, ये गलत हो गया। देखो 2pz है, अगर pz ऑर्बिटल है तो r इज इक्वल टू 0 रखने पे साई की वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन ये तो नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया, तो यही सही बचा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2p, 2s ऑर्बिटल, 1 रेडियल नोड एंड नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 रेडियल नोड भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द करेक्ट कॉम्बिनेशन 2 1 Q, 2 है 2s ऑर्बिटल, 1 है e रेज़ पर माइनस ZR बाई A नोट, ये तो गलत हो गया बच्चों। 2s में यहां पर e रेज़ पर माइनस ZR बाई 2 A नोट आएगा, तो ये तो गलत हो गया। 1 4 R,
1 मतलब 1s ऑर्बिटल, 4 मतलब एक्स वाई इज ए नोडल प्लेन। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, 1s में कोई नोडल प्लेन होता ही नहीं है। 1 1 p, 1 1 और p, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो एक रेडियल नोड दिखाई दे रहा है, यहां पर एक भी रेडियल नोड नहीं होगा, तो ये भी गलत बात है। 1 1s, 1 1s, ये तो अभी हमने देखा था, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप कि ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत आकाश के साथ में करना चाहते हैं तो नियरेस्ट सेंटर को विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।